नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। दुश्मनी या रंजिश में होने वाले कत्ल कितने खतरनाक होते हैं, इंसान किस हद तक आगे निकल जाता है, आज की कहानी को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वाकया है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का और तारीख है 4 जनवरी 2008। अहमदाबाद में साइंस सिटी है। साइंस सिटी के पास एक सुनसान सड़क गुजरती है और इसी सुनसान सड़क पर 4 जनवरी 2008 की सुबह एक कार के अंदर एक शख्स की लाश मिलती है। लाश जिस तरह से बीच सड़क पर कार के अंदर पड़ी थी, लोगों को देखते ही समझ में आ गया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि कार के अंदर खून ही खून भरा हुआ था। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को बरामद किया गया और जांच के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जिस्म में 2 गोलियां लगी हैं और दोनों गोलियां बिल्कुल नज़दीक से, जिसे इंग्लिश में पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के अलावा भी पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। तो जो मरने वाला शख्स है उसकी पहचान संजय मिस्त्री के तौर पर हुई, जिनकी उम्र 31 साल थी। संजय मिस्त्री बेशक 31 साल के थे, लेकिन अहमदाबाद में ठीक ठाक उनका कारोबार था और एक संपन्न परिवार से आते थे। संजय मिस्त्री का यूं इस तरह से कोई कत्ल क्यों करेगा, उससे किसी की क्या दुश्मनी थी? पुलिस अब इन पहलुओं को खंगालने लगी, पता करने लगी। आमतौर पर ऐसी हत्या जो बिल्कुल टारगेटेड हो, पिन पॉइंट तरीके से अंजाम दी जाए, इस तरह की घटनाओं को देखकर यह तो साफ होता है कि कोई ऐसा ही हत्या करेगा जिसको उस शख्स की मौत से फायदा हो। तो ऐसे कत्ल के पीछे आमतौर पर प्रॉपर्टी या बिजनेस राइवलरी जैसी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस ने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने और इनके बारे में पता करने की शुरुआत की। पुलिस ने सबसे पहले घर के लोगों से बातचीत की। संजय के बड़े भाई भरत से लंबी पूछताछ हुई, लेकिन तमाम पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को जो है भरत पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि भरत जो कुछ बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। उनका रिलेशन भी संजय के साथ सो था, कोई बुरा नहीं था। और भरत अपना जो प्रेजेंस बता रहे थे घटना वाले दिन या घटना से पहले, वो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉपी बुक तरीके से पुलिस ने वेरीफाई किया, तो वो चीज़ें मिल रही थी। कहने का मतलब भरत झूठ नहीं बोल रहे थे। पुलिस ने उनको क्रॉस कर दिया, मतलब निकाल दिया अपने शक के दायरे से। इनका बिजनेस पार्टनर संजय मिस्त्री का पारस, पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पारस से भी पूछताछ करके पुलिस कन्विंस्ड हो गई कि पारस का भी इस मर्डर में कोई रोल नहीं है। उनका नाम भी पुलिस ने क्रॉस कर दिया। इसके अलावा बिजनेस राइवल जो हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की। कई ऐसे लोग थे जिनसे कामकाज को लेकर जो है तनातनी या जिसे आप कहते हैं रस्साकशी चलती रहती थी। बिजनेस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसे किसी भी आदमी पर पुलिस को बहुत ज़्यादा शक नहीं हुआ और जितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की उतने लोगों को पुलिस फिल्टर करती गई, अलग करती गई। आखिर में बची भावना। ये लड़की जो है संजय मिस्त्री की गर्लफ्रेंड थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलेशन ओरिएंटेड किसी क्राइम की वजह से, मतलब इशू की वजह से ये हत्या हुई। पुलिस ने इस पहलू को भी एक्सप्लोर करने का फैसला किया। भावना से लंबी पूछताछ की, लेकिन भावना की भी कोई दुर्भावना जो है वो सामने नहीं आई। संजय मिस्त्री के बारे में पुलिस ने और जानकारी जुटाना शुरू किया। 31 साल उनकी उम्र थी। वो जो है हैप्पीली मैरिड थे, 3 बच्चे भी थे उनको। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है, इतनी जानकारी जुटाने के बाद भी पुलिस को उनके दुश्मनों के बारे में और कत्ल के मोटिव के बारे में पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर गए और 10-12 दिन गुजरने के बाद फाइनली पुलिस को संजय मिस्त्री के बारे में एक और जानकारी मिली, और ये जानकारी एक चौंकाने वाली जानकारी थी। पुलिस को ये पता चला कि हैप्पीली मैरिड होने के बावजूद संजय मिस्त्री की न सिर्फ एक बल्कि कई गर्लफ्रेंड थी। इनमें एक भावना से तो पुलिस पूछताछ कर ही चुकी थी, और अब जो पुलिस के रडार पर थी उस लड़की का नाम था चेतना उपाध्याय। तो पुलिस ने चेतना उपाध्याय के बारे में पुलिस को पता चला, और पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि ये जो चेतना है, इसकी संजय मिस्त्री से सिर्फ दोस्ती या मुलाकात ही नहीं थी, बल्कि संजय ने चुपके से चेतना से शादी भी कर रखी थी। यानी एक फैमिली, एक परिवार, बीवी बच्चों के होते हुए भी उसने चेतना से शादी की थी। और न सिर्फ शादी की थी बल्कि चेतना को रहने के लिए उसने किराए पर फ्लैट भी लेकर दिया था। संजय से चेतना की मुलाकात 2004 में हुई थी, मतलब जब उसका कत्ल हुआ था उससे 4 साल पहले। और इसके 1 साल बाद संजय ने चेतना से शादी की।
लेकिन कहानी का जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है, कहानी का इनसाइड फैक्टर है वो ये है कि चेतना को ये नहीं पता था कि संजय पहले से शादीशुदा है, लेकिन जब चेतना ने उससे शादी कर ली तब उसे इस बात का पता चला और उसे बहुत झटका लगा। कोई भी लड़की इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करती। तो उसकी जो है संजय से लगातार इस बात को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उसने अपने आप को अलग भी कर लिया, वो संजय से दूर रहने लगी और छोड़िए उसने एक दूसरे लड़के से सगाई भी कर ली। लेकिन ये जो संजय था ये चेतना को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसने उसे कन्विंस किया भी और एक साथ दोनों रहने लगे। हालांकि संजय रेगुलर तो उसके साथ नहीं रहता था, ये चेतना जो है ये नरोडा में रहती थी, अहमदाबाद के ही, और संजय जो है वो दूसरी जगह रहता था कहीं। तो ये बीच बीच में चेतना के पास आया करता था, लेकिन दोनों के बीच में पहले वाली जो प्यार या मोहब्बत या जो गर्माहट वाली बात थी वो ख़त्म हो गई थी और अब दोनों के बीच में तनातनी होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब चेतना ने संजय के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस तक दर्ज करा दिया और अब संजय को ये लगने लगा कि अब उसकी भेद खुल जाएगा उसका, और कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वालों को भी चेतना के बारे में पता चल जाए और बिल्कुल सब गुड़गोबर हो जाए। तो वो घबरा गया। घबराने के बाद उसने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चेतना ने करवाया था, चेतना से बातचीत की और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है उसने करने का फैसला किया और चेतना को पूरे 4 लाख रुपए उस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए संजय ने दिए। इसके बाद फिर जो है वो दोनों के रास्ते एक बार फिर से अलग हो गए और अलग होने के बाद थोड़ा वक्त गुजरा, लेकिन अब हुआ यूं कि संजय का कत्ल हो चुका था। संजय की लाश, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 जनवरी 2008 की सुबह साइंस सिटी के बगल में उन्हीं के कार के अंदर पड़ी हुई मिली। चेतना के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद फाइनली पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी चूंकि पुलिस की रडार पर थी, तो पुलिस ने उसे उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ की और उसने संजय का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। और न सिर्फ कबूल की बल्कि ये भी बताया कि इस कत्ल को उसने कैसे प्लान किया। चेतना ने सबसे पहले अपने एक ऑटो ड्राइवर दोस्त से संजय के बारे में बातचीत की और कहा कि वो संजय का कत्ल करवाना चाहती है और अमित उपाध्याय नाम के इस दोस्त को उसने कत्ल के लिए 4 लाख रुपए ऑफर किए और कहा कि अगर वो कत्ल कर देता है तो 4 लाख रुपए वो उसे देगी। 4 लाख रुपए की सुपारी तय होने के बाद अमित ने एक पुलिस वाले से बात की। इस पुलिस वाले का नाम था दीपक खांत। दीपक खांत से बात की और दीपक ने अपने 2 और साथियों को लिया और इस तरह टोटल 4 लोग मिले और इन 4 लोगों ने मिलकर संजय मिस्त्री का कत्ल करने का फैसला किया और बदले में 4 लाख की सुपारी लेने की बात हुई। 2 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दे भी दिए गए थे। इन लोगों ने साजिश रची और 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात को ये साइंस सिटी के पास घात लगाकर संजय का इंतजार कर रहे थे। वो इसलिए कि इन लोगों ने पहले रेकी की थी और इनको पता था कि संजय रात को उस रास्ते से गुजरते हैं। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जब संजय वहाँ से गुजरे तो इन्होंने हाथ दिखाकर उसको रोका, उसकी गाड़ी को रोका और जैसे ही संजय ने अपनी गाड़ी रोकी इन चारों लोगों ने उसे घेर लिया और जो पुलिस वाला है संजय खांत, उसने अपने पिस्टल से बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक संजय को 3 गोलियां मारी। 3 में से 2 गोलियां तो खैर संजय को लग गई, लेकिन एक गोली समहाउ मिसफायर हो गई, संजय के बॉडी में नहीं लगी। लेकिन जब जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई, तो कार में उस तीसरी गोली के भी निशान मिले। लेकिन इस पूरी कहानी का जो एक अहम पहलू है वो ये कि ये जो 4 लाख रुपए है, ये 4 लाख रुपए चेतना के पास आए कहाँ से। ये वही 4 लाख रुपए हैं जो उसने संजय से लिए थे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। यानी संजय ने चेतना को उसका मुंह बंद रखने की 4 लाख रुपए की कीमत दी थी। और सितम देखिए कि चेतना इतनी खुंदक में थी, इतनी गुस्से में थी संजय को लेकर कि उसने संजय पर जो है हमला कर दिया और वही 4 लाख रुपए उसने सुपारी के तौर पर अपने जो किलर्स थे उसको दिए और फाइनली संजय की हत्या करवा दी। तो खामोश रहने की जो कीमत थी, उसी कीमत से उसने उसी आदमी को खामोश करा दिया, चुप करा दिया जिस आदमी ने ये कीमत अदा की थी। तो आज क्राइम की जो कहानी है वो यही है। और बाकी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पिछली बार जो मैंने आप सबसे एक पहेली पूछी थी, उस पहेली में मैंने आपसे ये कहा था कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं और 29 दिन हर
3 साल बाद यानी चौथे साल 29 दिन फरवरी का क्यों हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने उस कैलकुलेशन की बात बताई है जिसमें ये कहा है लोगों ने कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा 365 दिन के अलावा और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेकर करती है, और इन 6 घंटों को जोड़कर जो है बाद में हर चौथे साल में एक दिन फरवरी के महीने में बढ़ा दिया जाता है। तो ये बात तो खैर बहुत कॉमन है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है जिसके बारे में हमारे एक दर्शक समीर अहमद खान साहब ने बहुत ही लॉजिकल और सही जानकारी दी है। जो दूसरे रोमन शासक थे जिनका नाम नुमा पोम्पुलिस बताया जाता है, उन्होंने ही इस बात की शुरुआत की थी कि फरवरी में 29 दिन होंगे और हर चौथे साल में, और बाकी वक्त फरवरी 28 दिनों का होगा। असल में पहले जो रोमन कैलेंडर था वो चांद के हिसाब से चलता था, और उसमें भी जो हिसाब किताब था उसमें पहले 12 की जगह वो 10 महीने ही काउंट करके चलते थे, और जनवरी और फरवरी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मार्च से महीना शुरू होता था और ख़त्म हो जाता था दिसंबर में। जनवरी और फरवरी का जिक्र इसलिए नहीं होता था कि जनवरी फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी उस ज़माने में रोमन इलाके में, और वहाँ पर जो है खेती तक मुमकिन नहीं था। तो जो मंथ जो है या जो वक्त जो है खेती के भी काबिल न हो तो उस चीज़ को वो माइनस करके चलते थे। बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन बाद में जब दूसरे रोमन शासक हुए नुमा पोम्पुलिस, जिनका मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये तय किया कि नहीं, ये जो बाकी का टाइम फ्रेम है जिसको अब तक हम कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं, जनवरी और फरवरी का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और उन्होंने 2 और मंथ इंट्रोड्यूस किए जनवरी और फरवरी के नाम से। लेकिन जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला या चंद्रमा के हिसाब से जो कैलेंडर था उसके हिसाब से फरवरी जो है वो 28 दिनों का ही बन रहा था। मगर दिक्कत ये थी कि रोमन लोग जो भी इवन नंबर होते हैं उसको उस समय अपशकुन माना करते थे, और इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि फरवरी को 28 की जगह हम 29 का करेंगे। लेकिन 29 वो कर नहीं सकते थे क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से वो 29 सही नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने ये तय किया फाइनली कि फरवरी बेशक 28 दिनों का ही रहे, लेकिन जो बाकी के एक्स्ट्रा आवर्स बचते हैं सूरज या चांद की परिक्रमा करने के बाद जब पृथ्वी करती है, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा आवर्स बचते हैं उन एक्स्ट्रा आवर्स को फरवरी के ही आखिर में जोड़ दिया जाए और हर चौथे साल में फरवरी 29 दिनों का हो। तो इस तरह से एक पूरा लंबा कैलकुलेशन हुआ और 2 नए महीने इंट्रोड्यूस हुए, और उसमें फरवरी को 28 के बाद 29 दिनों का उन लोगों ने घोषित किया। और आज भी वही रोमन कैलेंडर जो है वो पूरी दुनिया में मान्य है। ज़्यादातर लोग इसी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो ये थी जानकारी फरवरी के 28 दिनों के होने की, और फरवरी हर चौथे साल में 29 दिन का क्यों हो जाता है उसके पीछे की कहानी। आज जो सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि अगर घर में कोई चीज़ आपने रखी और वो खो गई, तो उसे ढूंढने का सबसे अच्छा और लॉजिकल तरीका क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका उत्तर देने की कोशिश करें, और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अब आइए, कुछ आप में से कुछ दर्शकों ने जो कमेंट किए हैं उसका नाम मैं लेने की कोशिश करता हूं। विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि स्टोरी उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनको बड़ी हैरानी हुई और तकलीफ भी हुई। कुछ और लोगों ने भी इस बात का इजहार किया है कि डीएनए रिपोर्ट आने में 3 साल क्यों लग गए। असल में मैंने कल जो कहानी आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एक कंकाल जो है पुलिस को मिला एक खान से, जब उस खान की खुदाई हो रही थी। फिर उस कंकाल का डीएनए पुलिस ने जब एक्सट्रैक्ट किया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के ज़रिए, तो उसकी रिपोर्ट आने में 3 साल लगे। तो वाकई हमारे देश में डीएनए की रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, यही उसका आंसर है। जितेंद्र तनेजा जी का भी कमेंट है। संजय कुमार जी, सोनल सिन्हा जी, इन्होंने कहा है कि मन में अगर वहम आ जाए तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल है। ASH गेम प्ले के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि इंदौर के ट्रिपल मर्डर केस के बारे में कुछ बताऊं। क्राइम की कहानी चंचल की ज़ुबानी, इन्होंने कमेंट किया है कि क्राइम बहुत बढ़ गया। बिल्कुल आपने बात सही कही। हेमंत राही, चंद्रशेखर बंदी, रणवीर राजवंशी जी, कृष्णा घोष, रेखा भट्ट, वेनम, अर्जुन राठौर, पिंकी बुगुल, सिमरन, अब्दुल सत्तार, सौरभ सिंह और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आप सब जानते हैं कि सारे लोगों का नाम या कमेंट मैं एट वन गो एक शो में तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप इसी तरह कमेंट करते रहें। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये कि सारे कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं उसको बहुत वैल्यू भी देता हूँ, आई मस्ट से। तो प्लीज़ इसी तरह कमेंट करते रहिए और मेरे साथ जुड़े और बने रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।